मिस्टिक रिवर एक बहुत ही इम्प्रेसिव फिल्म है डायरेक्टेड बाय क्लिंट ईस्टवुड। देखो ये फिल्म परफेक्ट या ग्रेट नहीं है पर एकदम सॉलिड फिल्म है। ये डेफिनेटली देखने लायक है। अगर आप लोग को पता नहीं है कि क्लिंट ईस्टवुड कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ, इज अ टैलेंटेड एक्टर। और अगर आपको वेस्टर्न जॉनरा पसंद है तो आप लोग को उनकी द गुड, द बैड एंड द अगली डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, इट्स लाइक होली ग्रेल ऑफ सिनेमा, एब्सोल्यूट मास्टरपीस। और क्लिंट ईस्टवुड एक महान अभिनेता होने के साथ साथ एक रीजनेबली इंप्रेसिव डायरेक्टर भी हैं। तो जो लोग क्लिंट ईस्टवुड के डायरेक्शन से फेमिलियर हैं उन लोग को पता ही होगा कि उनकी फिल्मों का स्क्रीन प्ले थोड़ा मेलोड्रामेटिक होता है और मिस्टिक रिवर भी थोड़ी मेलोड्रामेटिक है। तो जिस तरह से इसका प्रीमाइस है तो ऑफकोर्स थोड़ा मेलोड्रामा तो होना जरूरी था। चलो थोड़ा इस फिल्म के प्रीमाइस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फिल्म 3 कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि बचपन के दोस्त होते हैं, जिमी, डेव और शॉन। तो एक बार बचपन में ये तीनों लोग जो है सड़क पे खेल रहे होते हैं, वहाँ पे 2 नकली पुलिस वाले आते हैं और एक बच्चे को किडनैप करके ले जा लेते हैं। अब वो बच्चा जो है किडनैपर्स के चंगुल से जो है 4 दिनों में छूट तो जाता है, वहाँ से भाग भी जाता है, घर पहुँच भी जाता है। पर अब ये जो दोस्ती है ना वो वैसी नहीं रहती, क्योंकि ऑफकोर्स जो बच्चा किडनैप होके अब 4 दिनों तक उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ट्रॉमा लेके वो अब थोड़ी सी आम जिंदगी वैसे जी तो नहीं सकता ना जैसे वो पहले जी रहा था। तो ऑफकोर्स ये दोस्ती थोड़ी सी अलग हो जाती है। तीनों जन बड़े हो जाते हैं, एक पुलिस वाला बन जाता है, एक मॉब बॉस बन जाता है और एक आम जिंदगी जी रहा है। तो अब 20 साल के बाद जिमी की 19 साल की बेटी का मर्डर हो जाता है। तो एक बार फिर से ये तीनों दोस्तों का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। अब इन 3 दोस्तों में से एक जिमी हो गया जिसकी बेटी मरी है, एक शॉन हो गया जो कि पुलिस वाला है जो कि इस केस को हैंडल कर रहा है, और तीसरा है डेव। अब जो डेव है ना वो मर्डर की रात खून में लथपथ होकर घर आता है, तो ऑफकोर्स शक उसी पे जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रीमाइस है, मिस्ट्री काफ़ी अच्छी है कि जो मर्डर किसने किया है और क्यों किया है, और उसको जिस तरीके से दिखाया, इस मिस्ट्री को जिस तरीके से दिखाया है ना वो भी बहुत अच्छा है। मतलब आप लास्ट तक बता नहीं सकते हो कि मर्डरर है कौन। भले ही मिस्टिक रिवर एक मिस्ट्री क्राइम फिल्म है पर मुझे ये फिल्म ह्यूमन बिहेवियर्स पे ज़्यादा फोकस लगी कि ह्यूमन सर्टेन सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ पे फोकस थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि मुझे अच्छा लगा है। ये फिल्म चाइल्डहुड ट्रॉमा, डेथ और ट्रेजेडी जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। डेव के कैरेक्टर के थ्रू हम ये देख और समझ सकते हैं कि एक आदमी का जीवन कैसा होता है जिसका एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा हो। आप उसको स्क्रीन पे देख के ही समझ सकते हो कि वो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा है, वो सोशली काफ़ी डिस्टिंक्ट है और ऑकवर्ड है बिकॉज ऑफ हिज ट्रॉमा। एक सीन के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। डेव जो है सिगरेट पीने कमरे से बाहर निकलता है, ठीक है, और वो सिगरेट जलाता है और पीछे से जो है जिमी दरवाज़ा खोल के जब बाहर आता है ना तो डेव ऐसे डर जाता है जैसे उसने भूत देख लिया हो। तो ये जो सीन है ना ये उसके एंग्जाइटी लेवल को दिखाता है, हाउ एंग्शियस ही इज। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इस फिल्म को इतना अच्छा बनाती है। और टिम रॉबिन्स जिन्होंने डेव का कैरेक्टर प्ले किया है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने के साथ साथ ऑथेंटिक भी है। सिर्फ उनका चेहरा देखकर आप ये बता सकते हो कि उनका कैरेक्टर किस किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। वैसे उनकी परफॉर्मेंस मुझे वैसी ही लगी जैसे उन्होंने शशांक रिडेम्पशन में दी थी। मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर है परफॉर्मेंस। देखो भले ही मुझे ये कैरेक्टर और टिम रॉबिन्स की परफॉर्मेंस अच्छी लगी है पर एक चीज़ है जो मेरी नज़रों में फिट नहीं बैठती, वो ये है कि ये फिल्म डेव के कैरेक्टर के थ्रू बहुत ही रॉन्ग मैसेज देती है। ऐसा लग रहा था ये फिल्म डेव को गिल्टी प्रूव करने में तुली हुई है और उसके साथ एंड में जो होता है ना उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, जबकि ही डिड अ हीरो थिंग एंड स्टिल गॉट हिज एस किक्ड। ये तो वही बात हो गई ना कि एक विक्टिम को जो है गिल्टी फील कराना। तुम्हारे साथ गलत हुआ तो ये तुम्हारी गलती है और जो लोग गलत करते हैं उनके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। सो या दे डिड डेव डर्टी। ऐसे ही मुझे शॉन पेन का परफॉर्मेंस भी बहुत इनक्रेडिबल लगा। आई वॉज मूव्ड बाय इट। उन्होंने जिमी के कैरेक्टर को प्ले किया है जिसकी 19 साल की बेटी का मर्डर हो जाता है और शॉन ने जो है वो पिता के दर्द को जिस तरीके से जो है स्क्रीन पे लाया है ना, जिस तरीके से उसे पोर्ट्रे किया है, इट वॉज वेरी इमोशनल। अच्छा फिल्म में कितने सारे सीन्स है ना जिसमें ही इज क्राइंग बट ट्राइंग टू शो दैट ही इज नॉट क्राइंग। इट्स लाइक मेंस डोंट क्राई थिंग। बट ये जो सीन्स है ना ये इस फिल्म के बेस्ट मोमेंट्स हैं। पर पता है प्रॉब्लम क्या है कि बाप बेटी के मोमेंट्स को फिल्म में दिखाया ही नहीं है, तो हम इन चीज़ों से जो है इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। यस हिज डॉटर इज डेड,
It's sad and we get it, but that's it. This film never allows us to feel that pain. वो रो रहा है और कैमरा उसके फेस पे जूम इन कर रहा है, ठीक है, हम उसके इमोशंस देखते हैं, हमें बुरा लगता है, बट ये उसकी परफॉर्मेंस है. It's not the writing. So I guess the real issue is in the writing. Mr. Graver is a good film until the third act kicks in. भले ही इस फिल्म के एंड से मुझे बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि डेव की वाइफ का क्या, वो इन सब चीज़ों को कैसे अलाउ कर सकती है और जिमी का क्या होगा, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं. जैसे एंड में वो जो दो काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन है ना, उनके साथ इन्होंने जो किया है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा. मैं डेव और रेस के बारे में बोल रहा हूँ. आई लव दैट. तो मर्डर के पीछे की जो मिस्ट्री है वो मुझे बहुत अच्छी लगी. पूरी फिल्म में एक भी सिंगल मोमेंट बोरिंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है. पेसिंग बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है. ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म. नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो इसे आप डेफिनेटली चेकआउट करना. सो अभी के लिए इतना. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय.